हाय एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम्स इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम अगेन टॉपिक कवर कर रहे हैं, सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं सोशल साइंस, और टॉपिक रहेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स। देखिए, फोर्थ जो हमारा टॉपिक है इसमें, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स। सोशल साइंस 15 मार्क्स की है अगेन, एंड इसी के अंदर ये सब टॉपिक हैं जिनमें से आज जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो इस टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे। तो जो भी बच्चे ईटीटी डीएलएड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तब भी ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। बट बिकॉज दिस वीडियो इज टारगेटेड टुवर्ड्स ईटीटी एंट्रेंस एग्जाम, तो हम उसको फोकस करके चल रहे हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, यू कैन कॉल अस ऑन द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, यू कैन कॉल अस। अगर आपको डेमो क्लासेस ज्वाइन करनी है तो भी आप सेम नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, टॉपिक हमारा था कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स, तो कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स हैं, उनके ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको एक आइडिया मिलेगा यहाँ से। ओके, तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इन ऑप्शन में से किसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, या 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को? तो देखिए, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, ये एक बहुत ही डिटेल्ड अमेंडमेंट थी। इसमें बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया गया था। बिकॉज इस अमेंडमेंट से बहुत सारे चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए थे, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। याद रखना, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? ठीक है, तो ये पहली स्टेटमेंट है, मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये सही है, क्योंकि बहुत सारा हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट है द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैड 10 शेड्यूल्स। अभी हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं, और ये स्टेटमेंट कह रही है कि हमारे पास ओरिजिनली 10 शेड्यूल थे, जो कि गलत है। ओरिजिनली हमारे पास 8 शेड्यूल्स थे। ओके, उसके बाद 4 शेड्यूल्स जो हैं 9th 10th 11th एंड 12th जो है वो बाद में इंट्रोड्यूस किए गए थे, टाइम टू टाइम। ओके, थर्ड स्टेटमेंट, अगेन अब तो ये दोनों स्टेटमेंट सही ही होंगी क्योंकि हमें अपना आंसर मिल गया है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, हमारा जो पॉलिटिकल पार्ट है वो ज्यादातर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ये सही है। एंड आर्टिकल 368 इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यस, ये भी सही है, क्योंकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है उसका जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल 368 में दिया गया है। तो यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट हमारी है ऑप्शन बी, विच इज द आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। इनमें से कौन सा सही से मैच नहीं है? ओके, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो देखिए, पार्ट 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ये करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 1 यानी चैप्टर 1 जो है, उसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में डिस्कस किया हुआ है। पार्ट 2 इज अबाउट सिटीजनशिप, यानी जो दूसरा चैप्टर है वो नागरिकता के बारे में बात करता है, ये भी सही है। पार्ट 3 इज अबाउट डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन स्टेट पॉलिसी, ये गलत है, क्योंकि हमारा जो तीसरा चैप्टर है पार्ट 3 है, दैट इज अबाउट फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के बारे में है, ना कि डीपीएसपी। चौथा चैप्टर डीपीएसपी है, थर्ड चैप्टर फंडामेंटल राइट्स है। और हमारा जो पार्ट 6 है, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट्स, ये भी करेक्ट है। पार्ट 6 इज अबाउट स्टेट गवर्नमेंट। सो जो नॉट मैच्ड है दैट इज सी, और यही हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ओके, हमारा जो तीसरा चैप्टर है वो फंडामेंटल राइट्स है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो चौथे चैप्टर में आता है, यानी पार्ट 4 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डैश। कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है आइडिया, दैट मीन्स कौन से देश के संविधान से हमने कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया लिया है। मैं आपको 1 मिनट में इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑप्शंस हमारी ये हैं, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो देखिए,
हमारा जो 7th शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट दी हुई हैं, और लिस्ट है हमारी सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये 3 लिस्ट है। सेंटर लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स दिए हैं, कुछ सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में दिए हैं और कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में दिए हैं। जो सब्जेक्ट सेंटर लिस्ट में मेंशन है उसके ऊपर सेंटर ही लॉ बना सकता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। जो सब्जेक्ट स्टेट में मेंशन है उस पर स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है, यानी विधानसभा में लॉ बनेगा। और जो सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन्ड हैं उनके ऊपर दोनों सेंटर भी और स्टेट भी दोनों ही लॉ बना सकते हैं, दोनों ही उसके ऊपर लॉज बना सकते हैं, और उसे कहा जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में दिए गए सब्जेक्ट्स के ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। इसके भी कुछ रूल्स हैं आगे फर्दर, बट आपको इतना समझना है। अब क्वेश्चन ये है कि ये कॉन्करेंट लिस्ट, ऐसी कोई कॉन्करेंट लिस्ट होनी चाहिए, इसका आइडिया हमने कौन से देश के संविधान से लिया था? तो देखिए, ये आइडिया हमने लिया था ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, ऑलराइट, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 7th शेड्यूल इज कंसर्न्ड विथ, अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया कि 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी हुई हैं, सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर सेंटर और स्टेट लॉ बना सकते हैं। अब इसी के बेसिस पे आपने यहाँ से ऑप्शन पिक करनी है। 7th शेड्यूल में क्या दिया हुआ है? लैंग्वेजेस, नो। पार्टीशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यस। सेंटर लिस्ट के पे कौन रूल बनाएगा, ये लिखा है। स्टेट लिस्ट पे कौन रूल बनाएगा, ये लिखा है। दैट मीन्स पावर डिवाइड की हुई है। सेंटर की क्या पावर है, स्टेट की क्या पावर है, वो डिवीजन है, यही तो है। सो इट इज द पार्टीशन ऑफ पावर। ये सब्जेक्ट के ऊपर सेंट्रल लॉ बनाएगा, ये सब्जेक्ट के ऊपर स्टेट लॉ बनाएगा, तो ये पार्टीशन ऑफ पावर ही है एक तरह से। सो इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जुडिशियल एरिया ऑफ द स्टेट ऐसा नहीं है, पंचायती राज ये भी 7th शेड्यूल में नहीं है। सो 7th शेड्यूल इज अबाउट द पार्टीशन ऑफ पावर। किसी भी तरह से या किसी स्टेटमेंट को चेंज करके एग्जामिनर आपको पूछ सकता है। ओके, तो आपको हर तरह से चीजें पता होनी चाहिए। तो दीज वर द क्वेश्चंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर, और हमारा टारगेट है ईटीटी डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम। अगेन, आपको कोई भी डाउट है या आपको डेमो क्लासेस ज्वाइन करनी है, यू कैन कॉल अस ऑन द नंबर गिवन इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।